चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या देखना था? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में 3 बता चुका हूं। आज हम लोग चौथा टाइप से देखेंगे जो 4th टाइप होगा, ठीक है। 4th टाइप आपका अनपैरेलल वेक्टर्स। तो अनपैरेलल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? वेक्टर्स which don't have same sense of direction, मतलब जिसका डायरेक्शन जो सेम सेंस का नहीं होगा, सेम तरफ नहीं होगा, तो आपका उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो अनपैरेलल वेक्टर्स है। मतलब एक चीज बोल सकते हैं कि जो पैरेलल नहीं होगा, दैट मीन्स कि दे आर अनपैरेलल वेक्टर्स, राइट। ठीक है। आप बोलोगे कैसे? एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो एग्जांपल देखेंगे, ये देखो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लो ये इधर आ गया और ये देखो इसका डायरेक्शन इधर आ गया, तो ये इस टाइप के वेक्टर्स जो जाएंगे ना आपके, वो क्या हो जाएंगे? अनपैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। एक जो है दूसरी तरफ जा रहा है और दूसरा जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो यहाँ वी कैन से दैट वेक्टर ए इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर बी, या फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनपैरेलल वेक्टर्स, राइट। वी कैन से दैट वेक्टर ए, मतलब कोई भी अलग डायरेक्शन होना चाहिए, बस सेम नहीं हो, ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनपैरेलल। वेक्टर ए जब मैं बोलूं तो वेक्टर ए का मतलब हुआ कि यू हैव टू राइट एरो ऊपर ए, ठीक है। एरो आपको लिखना है, ए के ऊपर आपको क्या डालना है? ए एरो डालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आप लिख सकते हो क्या? आर नॉट पैरेलल और अनपैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनपैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को टाइप देखना है, तो नेक्स्ट टाइप है 5th वाला में हम लोग देखेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का क्या मतलब हुआ? वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या सेम इनिशियल, आप ब्रैकेट में लिख लो स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ऐसे वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर। बोलोगे एग्जाम्पल, तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग का, ठीक है। ये मान लो एक वेक्टर यहाँ से ऐसा जा रहा है, दूसरा यहाँ से वेक्टर सेम इसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा। ये देखो, ये इधर जा रहा है, फिर ये इसका इसी स्टार्टिंग पॉइंट से है और ये यहाँ जा रहा है, राइट। तो ये तीनों वेक्टर जो है वो आपस में क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स है, क्योंकि तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। दिस वन इज ओ, आप इसको ले लो ए, तो और यहाँ पे ओ, और ये इसको ले लो बी, और ये ओ है तो ये आपका इस साइड ले लो सी, ठीक है। तो वी कैन से दैट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी वेक्टर ओ ए, ठीक है, वेक्टर ओ बी एंड वेक्टर ओ सी आर को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है, आर को इनिशियल वेक्टर्स। चलो एक और, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है, बट स्टिल हम लोगों को जो कॉमनली यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल का मतलब होता है एंड, ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर्स, तो वहां पे क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, यहाँ पे क्या होगा? एंडिंग पॉइंट सेम होगा। वेक्टर्स हैविंग
सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट, सेम टर्मिनेटिंग यानी कि एंडिंग पॉइंट, टर्मिनेटिंग एंडिंग पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस वेक्टर्स आर नोन एज कोटर्मिनल वेक्टर्स। ठीक है, अब कोटर्मिनल वेक्टर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोटर्मिनल वेक्टर का एग्जांपल भी देखो, आ जाओ यहाँ पे। बस एंडिंग पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, देखो तीनों कहीं ना कहीं से आ रहा है और सब जाकर के एक ही पॉइंट ओ पे एंड हो रहा है। ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इधर से आया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ये मान लो एओ है, एओ वेक्टर, ये आपका बीओ वेक्टर और ये आपका सीओ वेक्टर। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि एओ वेक्टर कॉमा बीओ वेक्टर एंड CO vector are coterminal vectors। ठीक है, are coterminal vectors। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। सेवेंथ टाइप है, सेवेंथ आपका आ जाएगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स में क्या हो जाएगा? मैं सब रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो, अभी सब रिपीट करूंगा, अभी देखते जाओ क्या है, फिर सब रिपीट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स में क्या है? जैसे कि वेक्टर का टाइप खत्म होगा मैं फिर से सारी चीजें रिपीट करूंगा। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर said to be equal, said to be equal when they have same magnitude as well as direction। same magnitude as well as direction, otherwise they are unequal, they are unequal। ठीक है, मतलब कि क्या? इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो अनइक्वल एंड इक्वल वेक्टर्स एंड अनइक्वल वेक्टर्स। मैं टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, इक्वल एंड अनइक्वल दोनों मैंने इसी में डिफाइन कर दिया, इक्वल वेक्टर्स एंड अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये कहने का मतलब है कि दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल तभी बोल सकते हैं जब उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपका दोनों इक्वल हो। ठीक है, अगर कोई एक भी अनइक्वल हुआ तो मतलब कोई भी आपका अलग हुआ तो हम लोग उसको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा? अनइक्वल। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं? देखो मान लो ये वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे एक और वेक्टर आ गया दूसरा, और साथ में यहाँ पे एक और है, ये तीसरा। ठीक है, ये तीन हमारे पास वेक्टर्स हैं और तीन वेक्टर्स का देखो, तीन क्या मैं चार ले लेता हूं, चलो चार एक और ले रहा हूं। ठीक है, चार ले लेता हूं यहाँ पे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, ठीक है, एक मिनट, इसका डायरेक्शन, ठीक है, ये देखो ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। नाउ दिस वन इज वेक्टर बी एंड इसका मैग्नीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड जो होगा इसका वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दिस वन इज वेक्टर सी
और इसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। एंड दिस वन इज वेक्टर डी, दिस वन इज वेक्टर डी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा वेक्टर इक्वल होगा, आप लोग खुद से बताओ, नोटिस करो कि कौन सा वेक्टर इक्वल होना चाहिए ए बी सी डी में। ठीक है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर इक्वल। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो आपका सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, राइट। वही चीज बोलता है। बाकी आपका यहाँ पे क्या है ना, बाकी जो सारी चीजें हैं उसका किसी का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे ए और सी ले लो, तो ए और सी का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। ए और बी ले लो, तो ए और बी का डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, राइट। और ए और डी लेंगे तो ए और डी लेंगे तो डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो वी कैन से दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, वी कैन से दैट वेक्टर ए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। और बाकी सारा क्या आप और क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे, ए एंड बी आर ए एंड बी आर अनइक्वल वेक्टर्स। और भी हो सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। में डायरेक्ट एक काम करता हूँ ना, दो सबको एक साथ लिख देता हूँ कि इक्वल वेक्टर कौन कौन से है और अनइक्वल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सो एक टाइप में तरफ में लिख दे रहा हूँ कि इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स, और दूसरी साइड में हम लोग लिख लेंगे अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इक्वल में आएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, राइट। यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए एंड डी। बाकी आपका जो बाकी जो बच जाएंगे अनइक्वल, अनइक्वल में कौन कौन से आ जाएंगे, ए एंड बी आ जाएगा, वो अनइक्वल होगा। फिर आपका कौन कौन सा आ जाएगा, ए एंड बी के अलावा, ए एंड बी के अलावा ए एंड सी आ जाएगा, ठीक है। फिर और कौन सा आ जाएगा, बी एंड सी आ जाएगा, बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे, बी एंड सी आ जाएगा। फिर और कौन कौन सा आ जाएगा, बी और डी भी आ जाएगा, देखो बी और डी भी अनइक्वल है, बी एंड डी, ठीक है। ये सारे आपके क्या है, अनइक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। ये सबके ऊपर यहाँ पे एरो रहेगा, क्योंकि मैं एरो नहीं ड्रॉ किया था मैंने यहाँ पे। क्या इक्वल अनइक्वल सबको समझ आ गया? चलो ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, पैरेलल अनपैरेलल भी समझा दिया, इक्वल अनइक्वल भी हो गया। और कौन सा वेक्टर है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर, 8वां में आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स किसको बोलते हैं, वेक्टर्स which lie in the same plane, मतलब जो भी वेक्टर्स आपके, वो क्या रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो एक प्लेन का क्या मतलब हुआ, वेक्टर वो अनलिमिटेड है, आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, किसी एक किताब में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से जो जैसा डिफिनेशन आया वो कर देते हैं, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए, बस मीनिंग, उस वर्ड का मतलब आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अभी हमारे पास क्या है ना, कि मान लो आपने अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कि अभी तक आपने एक्स वाई प्लेन पढ़ा था, ठीक है। बट अभी हम लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे या वेक्टर में ही पढ़ेंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब आपका 3 एक्सिस आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई और जेड जब बनेगा आपका, तो एक्स वाई और जेड में आपका क्या हो जाएगा, कि हम लोग बोलेंगे कि एक्स वाई 1 प्लेन हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लेन्स 3 है यहाँ पे। प्लेन्स कौन कौन से, प्लेन्स टोटल
3 प्लेन बनेंगे। कौन कौन से भाई? तो एक बनेगा एक्स वाई, दूसरा बनेगा एक्स जेड, देखो एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो एक ही बात है, ठीक है। और तीसरा बनेगा वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स वाई बोलो या वाई एक्स बोलो, एक्स जेड बोलो या जेड एक्स बोलो, वाई जेड बोलो या जेड वाई बोलो, तीनों एक ही प्लेन है। अब देखो यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, एक वेक्टर जो है वो यहाँ पे, ये वेक्टर ए है, ठीक है। दिस वन इज वेक्टर ए, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पे फिर वेक्टर सी भी है, ठीक है। फिर एक वेक्टर यहाँ पे वेक्टर डी, ठीक है, और वेक्टर ई, और यहाँ पे है वेक्टर एफ, ठीक है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा कोप्लेनर है, कौन कौन सा कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर का मतलब कि जो सेम प्लेन में लाई करे, ठीक है। तो सेम प्लेन में लाई करेगा यानी कि ए और सी जो हो जाएगा वो कोप्लेनर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में, देखो दोनों ही एक्स वाई प्लेन में, वेक्टर ए एंड सी आर इन एक्स वाई प्लेन, बट वेक्टर डी एंड ई आर इन एक्सजेड प्लेन, तो वो दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स। मगर बोलोगे वेक्टर ए और डी, तो वेक्टर ए और डी कोप्लेनर नहीं होगा। वेक्टर सी और ई, तो वेक्टर सी और ई कोप्लेनर नहीं होगा। वेक्टर ए और एफ, वेक्टर ए और एफ कोप्लेनर नहीं होगा, ठीक है। वेक्टर सी और एफ, तो वेक्टर सी और एफ कोप्लेनर नहीं होगा। तो यहाँ पे कोप्लेनर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि कोप्लेनर कौन सा हुआ, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो दो एग्जाम्पल है कोप्लेनर वेक्टर्स। एक साइड कोप्लेनर लिख देता हूँ और दूसरी साइड नॉन कोप्लेनर, ठीक है, वो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। एक साइड क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर्स, दूसरी साइड आपका क्या हो जाएगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ऐसे नॉन कोप्लेनर्स के बहुत पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसका काउंट का उतना है नहीं। कोप्लेनर्स में हम लोग दो लिखेंगे, कौन कौन सा, एक वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, दूसरा कौन सा, वेक्टर डी एंड वेक्टर ई। आप लोग दो चार बताइए ना नॉन कोप्लेनर का, एक दो बताइए नॉन कोप्लेनर का, कौन कौन सा नॉन कोप्लेनर होगा। ठीक है, ए एंड डी, ए एंड एफ, ए एंड ई, ठीक है। चलो सबको क्लियर है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ही ले सकते हैं, ठीक है। मैं एटसेट्रा लिख देता हूँ, दो लिख के एटसेट्रा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लिख सकते हो क्या, ए एंड डी लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो क्या, डी एंड एफ लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हो, ए एंड एफ लिख सकते हो, ए एंड एफ लिख सकते हो। मैं ईटीसी लिख दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेयर्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ही पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो वो बस आपको ध्यान रखना है कि कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर ऐसा ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर आप पेयर्स में देखोगे तो पेयर्स वाली चीजें दो चीज हुई, एक आया कोप्लेनर, ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक आया कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, ठीक है। फिर क्या आया, पैरेलल और अनपैरेलल, फिर इक्वल और अनइक्वल भी आया, दो दो, ये सारे पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला बताया पैरेलल, तो पैरेलल के साथ बाद में फिर क्या बताया, अनपैरेलल वेक्टर। फिर एक बताया को इनिशियल, तो दूसरा आ गया क्या, को टर्मिनल। फिर आया एक क्या, फिर एक आया आपका इक्वल, तो दूसरा आ गया अनइक्वल। फिर एक आया क्या, कोप्लेनर, तो एक आ गया नॉन कोप्लेनर, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने पेयर्स में ये सारी चीजें देखी, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो देखना है फाइनल, मैं यहीं पे अभी एंड करूंगा। और भी टाइप्स है बट वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है, वो वेक्टर्स हम लोगों को काम का नहीं है। मैक्सिमम जितना था मैंने कवर कर दिया, जो आपको यूज का है, बीट फिजिक्स, बीट मैथ्स, सब में इतना ही काम आएगा, ठीक है। देखो लास्ट वाला जो है हमारा 9th, वो क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के नाम जो समझ में आना चाहिए, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1, वेक्टर having magnitude, vector having magnitude of 1 unit, ठीक है।
1 unit, vector having magnitude of 1 unit or unity, ठीक है। यानी कि और यूनिटी लिखेंगे, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 1 यूनिट हो जाए, उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज क्या करना है ना, जो भी वेक्टर होगा एज represented by drawing a cap over the symbol, ठीक है। कैसे देखते हैं, आइए। ये देखिए, सबसे पहले आपको मान लो वेक्टर ए लिखना है, तो इसको मान लो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखे, ये ए है, तो ए के ऊपर आप क्या करोगे ना, इसको टोपी पहना दोगे, ऐसे यहाँ पे कैप ड्रॉ करना है। ये जैसे कैप ड्रॉ करते हैं ना, तो वही ये ऐसे कैप ड्रॉ करोगे, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ए। दिस वन इज रीड एज यूनिट ए कैप और यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ए कैप और यूनिट वेक्टर ए। मैं जो यूज करता हूँ, दोनों की बुक में दोनों मिलेगा, मैं जो यूज करता हूँ वो ए कैप यूज करता हूँ, ठीक है। आर्क जैसा नहीं, ट्रायंगल टाइप का, ट्रायंगल का आधा, आप ट्रायंगल जैसे बनाते हो ना, तो वो ट्रायंगल टाइप का इसको ड्रॉ कर दो ऐसा। हाँ आर्क जैसा बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल आर्क जैसा बोल सकते हैं, ठीक है। ए के ऊपर आप लोग ऐसे ड्रॉ करते थे ना, जैसे एसी मान लो लिखते थे कि एसी एक आर्क था, तो एसी आर्क पे आप ऐसे ड्रॉ करते थे, याद करो, ये ड्रॉ करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे, लेकिन ये आपका सर्कुलर नहीं होगा, यहाँ पे आपको ट्रायंगल टाइप का बनाना, ठीक है। वहां पे आर्क के ऊपर हम लोग ड्रॉ करते थे वो सर्कुलर टाइप का, ठीक है। इसी तरह दूसरा, आप दूसरा भी लिख सकते हो, मान लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे मान लो ओपी, तो अगर आप इसको ओपी के ऊपर एक कैप ड्रॉ कर दो ऐसा, इसको टोपी पहना दो, तो इसको कैसे क्या रीड करेंगे, दिस इज रीड एज ओपी कैप, ठीक है। या फिर और यूनिट वेक्टर ओपी, यूनिट वेक्टर ओपी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था, कि हम लोगों ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है। तो ओपी, अब सिंपल, अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, तो मान लो हम लिख रहे हैं वेक्टर ए, और वेक्टर ए के ऊपर क्या है, एरो है, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज व्हाट, वेक्टर ए, दिस वन इज वेक्टर ए, ठीक है। दिस वन इज व्हाट, वेक्टर ए। अब ए के ऊपर कैप लिखोगे, तो ए के ऊपर कैप लिखोगे तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, दिस वन इज रीड एज यूनिट वेक्टर ए, दिस वन इज यूनिट वेक्टर ए, या फिर ए कैप, ए यूनिट वेक्टर ए और ए कैप, ठीक है। तीसरा एक टर्म आता है यहाँ पे, आप सिर्फ ए लिखो या फिर ए, यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ आपको लिखना है ए, ठीक है। और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एक और तरीके से, ठीक है। एक और तरीका क्या है, एक और तरीका है हमारा मॉड के अंदर ए लिखने का, ठीक है। मॉड के अंदर इधर ए लिख देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज रीड एज
ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए। मॉड का भी मतलब क्या हुआ आपका मैग्नीट्यूड, मॉड बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या है कि यूनिट वेक्टर ए लिख लो और वेक्टर ए के बाद मॉड लगा दो, ठीक है, 2 लाइन खींच दो, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, अब एक यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला है जो वेक्टर डिफाइन करने के टाइम हम लोगों को डिफाइन किया गया है, वो क्या है कि वेक्टर ए, वेक्टर यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए मैं बोल रहा हूं यानी कि क्या, ए कैप, ठीक है, जैसे ही मैंने बोला यूनिट वेक्टर ए यानी कि ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए, इक्वल्स टू वेक्टर ए, वेक्टर ए बोला यानी कि क्या मतलब ए के ऊपर एरो, ठीक है, ए के ऊपर एरो, और डिवाइडेड बाई, इसको डिफाइन क्या करते हैं, ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखने का क्या तरीका, सिर्फ और सिर्फ ए लिखेंगे, राइट, मॉड ऑफ वेक्टर ए बाई ए। तो ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, यूनिट वेक्टर का या फिर ए कैप का, ठीक है। दूसरा भी फॉर्मूला है हमारे पास, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है भाई, तो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे ए कैप इक्वल्स टू, फिर से क्या, दूसरा मैग्नीट्यूड वाले के टर्म में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वाले के टर्म में कैसे लिखेंगे, और वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए यानी कि ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी कि इसको लिखो वेक्टर ए और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब ये ऐसे लिखोगे और 2 लाइन इसके आगे दे दोगे। 2 लाइन का मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या फॉर्मूला क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये डेफिनेशन है, ये हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई डेरिवेशन इसका हम नहीं कर सकते। बाय द वे आगे जाके मैं इसको प्रूफ करूंगा, विथ प्रूफ मैं इसको दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज आ रहा है, बट फिलहाल हम लोगों को ये चीज मान के चलना होगा क्योंकि आगे प्रूफ है इसका कि कैसे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सबको यहां तक क्लियर है? बाकी लोग चलो, अंशु आपको को टर्मिनल समझ आ गया? को टर्मिनल का मतलब कि जहां पे वेक्टर्स का एंडिंग पॉइंट सेम हो, जब वेक्टर का एंडिंग पॉइंट सेम होता है तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, को टर्मिनल वेक्टर। अंशु आपको आवाज आ रही है? हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो हम लोग को देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर आज हम लोग कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक, एक्चुअली है अरिथमेटिक ऑफ वेक्टर्स। और अरिथमेटिक ऑफ वेक्टर्स में जो पहला है वो है एडिशन। अरिथमेटिक ऑफ वेक्टर्स में यानी कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब देखना है वेक्टर्स का। तो सबका जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वेक्टर्स का एडिशन का तरीका, सब्ट्रैक्शन का तरीका सब अलग अलग होता है। तो एडिशन में सबसे पहले है हम लोग को एडिशन देखना है। एडिशन में 2 तरीके के हैं, बट फिलहाल हम लोग आज एक ही कवर कर पाएंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा ट्रायंगल लॉ। बट आज हम लोग सिर्फ एक ही करेंगे, वो है एडिशन में ए। पहला कंडीशन इसका क्या है, when vectors are acting along the same line then they are
सिंपली एडेड। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि सब मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमारे पास दो वेक्टर्स है और दोनों सिंपल एक लाइन में एक्ट कर रहे हो। एक लाइन में कैसे? ये मान लो हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे वो भी इसी डायरेक्शन में ये बी है, ठीक है। देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है और सेम लाइन पे काम कर रहा है, सेम लाइन पे काम कर रहा है, मतलब ये देखो इसका दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ठीक है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्शन एक चीज नहीं बताया ना, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी बता देता हूँ। देखो ये देखो वेक्टर ए, ये बोल रहे हैं वेक्टर ए, ठीक है, तो और ये दूसरा आ जाएगा क्या, ये वेक्टर बी है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो आप लिख सकते हो सिंपली ऐड हो जाएगा, यानी कि वेक्टर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मान लो कि 10 यूनिट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जो वेक्टर सी होगा वो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर देना। तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा, अब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना तो वेक्टर लिख करके उसके आगे दो कवर लगा दो, या फिर सिर्फ और सिर्फ लिख दो सी, तो दोनों सेम में रहेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा यानी कि 10 + 5, यानी कि आप क्या करोगे, वेक्टर ए का मॉड यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी का मॉड यानी कि बी इज इक्वल्स टू क्या करोगे, 10 + 5, 10 + 5 यानी कि सी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आपका दोनों जो है वो सिंगल लाइन में काम करे, ठीक है, मतलब एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो। क्या यहां तक सबको क्लियर है, ये बताओ। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सिंगल लाइन पे बहुत अच्छा कोलिनियर, चलो एक और चीज बताता हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक चीज छूट गया है, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में एक नोट बना लो, नोट बना के उसमें लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे नोट में बोला ना कि टाइप्स जो है ना वेक्टर के बहुत ही है, ठीक है। देखो नोट क्या है, नोट में आप लिखोगे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, vectors which act along the same line that is they have same line of action, ठीक है, they have same line of action। ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे ऊपर वाले एग्जांपल